वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गिरवानी क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं, ये आई थिंक आपको पता है। इडियम्स बेसिकली अपन किसे कहते हैं? इडियम्स कहते हैं मुहावरे को, ऐसे शब्दों का एक ग्रुप जो कि एक अलग प्रकार का अपना अर्थ प्रकट करता है। जनरली आप समझ सकते हैं, इन शॉर्ट आप मैं बोला इसको मुहावरा कहते हैं इडियम्स को। फ्रेजेस की हम बात करें तो फ्रेजेस क्या है? तो फ्रेजेस की हम बात करें तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हम ये कहें कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे आप हिंदी में वाक्यांश या पदबंध के नाम से जानते हैं। अ फ्रेज इज अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर यूज्ड एज अ यूनिट and whose meaning is not always obvious from the word contained in it। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेज में जो शब्द दिए जाते हैं वो उनका अर्थ ज्यों का त्यों वैसा नहीं होता। बेसिकली उनका अर्थ डिफर होता है जो उनके शब्द उसमें दिए हुए हैं उनसे। इडियम्स में भी सेम वैसा ही होता है। जैसे इडियम्स है अप इन द एयर। अप इन द एयर का अपन अर्थ निकालें तो अप इन द एयर, हवा के ऊपर। लेकिन इसका जो अपन भावार्थ निकालते हैं, जो अपन अर्थ निकालते हैं, ग्रामेटिकली इसका हम यूज करते हैं तो किसमें करते हैं? अनडिसाइडेड के लिए करते हैं। तो आज जो हम कुछ 5 वर्ड्स लेकर के आए हैं इडियम्स और फ्रेजेस के, वो वर्ड्स हैं जिनका कभी ना कभी एग्जाम में रिपीटिशन हुआ है या जिनको कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला वर्ड है इडियम्स है वो है बस्ट वंस बटन्स। ढंग से लर्न कर लेना। बस्ट वंस बटन, यहाँ पे आपको जो चीज करनी है, कभी आपको यूज करना है तो वंस की जगह पे हेज या हर या हिम जैसा भी आपको यूज करना है वो कर सकते हैं। अब बेसिकली इसका अर्थ क्या है? तो बस्ट वंस बटन का अर्थ है गौरव महसूस करना या टू फील प्राउड। बस्ट वंस बटन, गौरव महसूस करना, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना, मीन्स फील प्राउड। हम ये कह सकते हैं कि फील प्राउड लाइक अ पिकॉक, बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना। जैसे कि किसी बच्चे ने कोई मेडल प्राइज लिया और उसको लेकर के वो अत्यधिक आह्लादित है, बहुत ज्यादा खुश है, तो दैट इज यूज बस्ट वंस बटन। और उसे यूज कैसे किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिसीविंग गोल्ड मेडल ऑन पोडियम। आई फाउंड आई वुड बस्ट माई बटन। जैसे मैंने आपसे कहा था, वंस के स्थान पे आप माई, हिज, हिम, जो भी आप जिसके लिए यूज करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा, बस्ट वंस बटन मीन्स गौरव महसूस करना या फिर फील प्राउड। नेक्स्ट अपना जो इडियम है उसकी बात करते हैं, ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन, यहाँ ब्रश अप तो आप जानते ही हैं, ब्रश माने अपन डेली ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है बेसिकली? तो रिन्यू वंस स्किल, यहाँ पे दोहरान करना या पुनः प्रारंभ करना। तो ब्रश जब हम करते हैं तो अपने दांतों को साफ कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से है, लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है यू हैव सम टाइम्स फॉरगॉटन, या उसमें से कुछ हिस्सा आप भूल चुके हैं, और अपने काम को शुरू करने से पहले इट इज नीडेड टू ब्रश अप ऑन, उसको आप वापस से दोहरान कर लें या अपनी स्किल्स को रिन्यू कर लें। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। हल्का सा एक इमोजी बना के यहाँ पे इसलिए दिया है कि जिससे आपको समझ में आए कि हाँ बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ब्रशअप से आप इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑन लगाते ही आपको वापस में एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ऑन लगाते ही आपको समझना है कि आपको अपनी स्किल्स को, सपोज कीजिए अपनी लैंग्वेज को या कोई वर्ड्स आप जा रहे हैं उसको, या फिर एग्जाम में आप जाने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे डाटाज हैं, आपको लर्न है, बट इट माइट बी कि आप उसमें से कुछ चीजें भूल जाएं। तो इट इज नीडेड टू ब्रश अप ऑन, मीन्स आपको उसको दोहराना आवश्यक है। एग्जाम के में जाने से पहले हमें उसे रिपीट कर लेना चाहिए, दैट इज ब्रश अप ऑन। अब इसे यूज के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आई थॉट आई वुड ब्रश अप ऑन फ्रेंच बिफोर गोइंग टू पेरिस। आई वुड आई थॉट आई वुड ब्रश अप ऑन माई फ्रेंच बिफोर गोइंग टू पेरिस। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रश अप ऑन का मीन्स क्या है। अपना जो नेक्स्ट जो इडियम्स है उसके बाद बात करते हैं, स्प्रिंग चिकन। काफी बार पूछा जा चुका है स्प्रिंग चिकन को लेकर के, आप ये मत सोचिएगा कि हमें चिकन खाना है बेसिकली। तो स्प्रिंग चिकन क्या है? चिकन तो सब जानते हैं कि जो नवजात जो मुर्गे का बच्चा है उसे आप चिकन बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को। तो यहाँ पे लेकिन इसका यूज कैसे किया जाता है, उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हम समझें तो चिकन तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है कि अनुभवहीन युवा या यंग
इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, या हम जनरली हम बोले यंग वंस के बारे में जनरली हम यूज करें तो हम बात करते हैं अनुभवहीन युवा के बारे में, या हम बात करें कि एक अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के बारे में, तो स्प्रिंग चिकन का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर्स को पास पहुंचते हैं, लेकिन एम्प्लॉय क्या कहता है कि मुझे एम्प्लॉय तो चाहिए बट आई डोंट वांट स्प्रिंग चिकन, मुझे स्प्रिंग चिकन नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति नहीं चाहिए। तो इसी का मैंने यूज किया यहाँ पे कि एवरी एम्प्लॉयर नीड एक्सपीरियंस्ड पर्सन नॉट मियर स्प्रिंग चिकन, कि हर एम्प्लॉयर को एक्सपीरियंस व्यक्ति की आवश्यकता है, केवल स्प्रिंग चिकन की आवश्यकता नहीं है भैया। ऐसा नहीं कि कल तू अपना ग्रेजुएशन किया उठ के मेरे पास आ गया मैं तुझे बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल जो है जॉब पकड़ा दूंगा, नो। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है स्प्रिंग चिकन अनुभवहीन युवा के लिए। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने ऐसे यहाँ पे पिक्चर में बताया हुआ है कि स्प्रिंग चिकन को जनरली हम नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ वापस से कि स्प्रिंग चिकन को हम नेगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं, या हम ये कहें कि नेगेटिवली यूज किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल भी साथ में दिया हुआ है, आई एम नो स्प्रिंग चिकन बट आई एम स्टिल चिकन, मतलब थोड़ा सा एक हंसने वाली बात के लिए कह दिया उसने। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि आई एम नो स्प्रिंग चिकन, मैं कोई स्प्रिंग चिकन नहीं हूँ, मैं अनुभवी व्यक्ति नहीं हूँ, आई कैन डू माई जॉब, आई कैन डू वट एवर आई एम गिवन, जो टास्क मुझे दिया गया है मैं उसे कर सकता हूँ बिकॉज आई एम नो स्प्रिंग चिकन। तो जनरली आप इसे यूज करना चाहेंगे तो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में यूज कर सकें। तो ये एसएससी में एक बार प्रश्न आया था, दैट इज व्हाई आई मेंशनड इट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपना है वो है ग्रीक टू मी, जो अपना फ्रेज है वो क्या है, ग्रीक टू मी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको ये भी पता होगा कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है ग्रीक टू मी, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ग्रीक आप जानते हैं हमें ग्रीक भाषा नहीं आती बेसिकली, यहाँ जो इमोजी बना के जो मैंने रखी है आपके सामने उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है वो मेरे समझ से पार है, वो मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रही, दे आर गोइंग बाउंसेस, तो वो बाउंसर जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। इट मीन्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं आ रहा भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो, यू आर टॉकिंग मच मोर विद मी, you have told me many things but I couldn't understand what have you what have you have told to me। तो कुल मिला के बात ये है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी समझाया जा रहा है इज very much impossible to understand and the word that is used for it is Greek to me। okay, अब एक बात आती है कि इसका यूज कैसे किया जाना चाहिए, तो हम सोचते हैं इसका यूज करना कैसे है या अपने सेंटेंस में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस बना के दिया है मैंने कि अ कोच ट्राइड एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द गेम, कोच ने मुझे गेम्स के बारे में रूल्स बताने का बहुत प्रयास किया बट इट वाज ऑल ग्रीक टू मी, देखिए ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल ग्रीक टू मी था, मीन्स बहुत ही मुश्किल था, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या समझाना चाह रहे थे। तो इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह के एग्जांपल्स में, इस तरह की चीज़ों को जब हम देखते हैं, समझते हैं या सुनते हैं और जो हमें समझ में आ ही नहीं रही होती है, वी यूज द वर्ड ग्रीक टू मी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली दिमाग में सेट कर लें, ग्रीक टू मी। नेक्स्ट है अपना कॉक एंड बुल स्टोरी। कहानी आपने खूब पढ़ी, बचपन में आपने इनकी कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन ये जो कॉक एंड बुल स्टोरी है, ये जो अपना इडियम है, इसे कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसका रियल जो मीनिंग है वो क्या है। अब कॉक एंड बुल का मतलब तो हो गया कि ये आपने कॉक की और बुल की एक कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या रियल में ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम समझें कि जब हम एज ए इडियम इसका यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है। इसका मीनिंग निकलता है काल्पनिक कथा, इमेजिनरी स्टोरी है, जो कुछ भी आप कह रहे हैं बिल्कुल काल्पनिक है, उसमें तथ्यात्मक स्थितियां हैं ही नहीं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उनमें डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर बताया हुआ है कि दो, एक बॉल है, एक कॉक है, दोनों में मैंने चेहरे भी लगा दिए हैं। तो ये कॉक एंड बुल की स्टोरी तो आप देखने में आ रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है आपको कि जो स्टोरी है, जो कुछ भी वार्तालाप करने की यहाँ कोशिश की जा रही है या दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है, या हम ये कहें उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, दैट्स ऑल इमेजिनरी। तो इस तरह की जो काल्पनिक चीजें हैं इनको जब हमें कुछ बताना होता है तो हम ये कहते हैं कि ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि टीचर आपके पास, आप टीचर के पास पहुंचते हैं, यू आर गेटिंग लेट, आप स्कूल में लेट पहुंचते हैं और आप कहते हैं कि सर एक मुझे भीड़ मिल गई थी, या रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था, या आपको बहाना कर देते हैं
कि सर बारिश हो रही है, कीचड़ बहुत थी इसलिए मैं लेट हो गया, वगैरह वगैरह। तो टीचर आपसे डायरेक्ट बोलता है, प्लीज यार, don't say anything, these all are cook and bull story and I am not going to believe on this, okay, tell the truth first। तो ये जो चीज है, तो जो कुछ भी आपने कहा उसमें उसमें साफ समझ में आ गया कि आप अपनी कल्पना से कह के बता रहे हैं, उसमें कुछ भी तथ्यात्मक चीजें नहीं है। तो इस प्रकार की जो इडियम्स हम यूज करते हैं इस तरह की जगह पे, वो हम करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि अकबर बीरबल टेल्स समटाइम्स सीम्स कॉक एंड बुल स्टोरी। अकबर और बीरबल की कहानियां कई बार ऐसे लगती हैं जैसे कि कोई कॉक एंड बुल स्टोरी हो, मतलब उनका कुछ लगता ही नहीं है कि यार ये रियल में हो भी सकता है। जैसे एक कहानी थी कि, खैर इसमें कहानी का टाइम नहीं है, कभी और चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉक एंड बुल स्टोरी का जो मतलब है वो है काल्पनिक कथा।